नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की काव्यखंड की पाठ संख्या 9 जो कि एक सोनेट है और सोनेट का नाम है गालिब और जिसके कवि हैं त्रिलोचन, इसके भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 1 हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि त्रिलोचन एक प्रगतिवादी कवि हैं। त्रिलोचन ने स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम वर्षों से लेखन शुरू किया था। त्रिलोचन के परिचयों को भी हमने जाना था, उनके साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय को जाना था। तत्पश्चात सोनेट पे हमने एक चर्चा की थी। आपको स्मरण होगा कि सोनेट एक अंग्रेजी विधा की कविता है जिसे लिटिल सॉन्ग भी कहते हैं और इसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं। हमने सोनेट गालिब पढ़ा था और गालिब सोनेट में भी 14 पंक्तियाँ हैं। बच्चों, त्रिलोचन ने गालिब की विशेषताओं को सोनेट के माध्यम से हमारे सामने रखा है। त्रिलोचन के परिचय सोनेट को पढ़ने के पश्चात हमने पिछली कक्षा में सोनेट के भावार्थ को जाना था। आइए आज की कक्षा में हम जिस सोनेट को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, गालिब के विषय में लिखा गया था, आज की कक्षा में हम गालिब के परिचय से परिचित होंगे। आइए देखते हैं गालिब का एक संक्षिप्त परिचय। बच्चों, स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है मिर्ज़ा गालिब की। गालिब का मूल नाम मिर्ज़ा असउद्दौला बेग खान था। इनका उपनाम गालिब और असद था। गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुआ। यदि इनके जन्म स्थान की बात करें तो गालिब का जन्म स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। इनका पेशा शायर और शिक्षक के रूप में रहा, यानी गालिब उर्दू के महान शायर थे और साथ ही साथ शिक्षक भी। गालिब को उपाधियां भी दी गई हैं। किसकी? तो दबीर उल मुल्क, नज़्म उद दौला और मिर्ज़ा नौशा, इनकी उपाधियां मिर्ज़ा गालिब को मिली। गालिब का निधन 15 फरवरी 1869 ईस्वी को हुआ। यदि हम गालिब की भाषा की बात करें तो गालिब उर्दू और फारसी जानते थे। साथ ही साथ रेख्ता और हिंदवी का भी इन्हें ज्ञान था। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के दरबारी कवि के रूप में मिर्ज़ा गालिब उनके दरबारी कवि बने रहे। उर्दू और फारसी के महान शायर थे मिर्ज़ा गालिब। उर्दू शायरी में गालिब को बाबाए सुखन का मुकाम हासिल है। गालिब की अगर कृतियों की चर्चा करें तो इनकी प्रमुख कृति है दीवाने गालिब। बच्चों, हमने गालिब के जिस परिचय को जाना है और समझा है, इससे बहुत बड़ा परिचय त्रिलोचन के सोनेट में गालिब के विषय में लिखा गया है। आपको स्मरण होगा हमने जो सोनेट पढ़ा था। आइए उस सोनेट से संबंधित कुछ शब्द निधियों को जानते हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर है त्रिलोचन की और शब्द निधि जो दिख रही है, शब्द निधि का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। सोनेट में आए कुछ शब्दों को यहाँ हमने लिखा है। आइए एक एक करके शब्दों का अर्थ जानें। सर्वप्रथम शब्द है गालिब। गालिब का अर्थ होता है शक्तिशाली, जबरदस्त, विजेता। आश्चर्य की बात है कि गालिब अपने नाम के अनुरूप ही निकले। गालिब जितने जबरदस्त शायर हैं, उतनी ही शक्तिशाली उनकी लेखनी है और वह संसार में ही नहीं पूरे विश्व में अगर शायरों के
महान शायरों की बात की जाए तो वे विजेता सिद्ध होंगे। तो कितना अच्छा अर्थ है ना गालिब का। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है गैर। गैर का अर्थ होता है पराया। ठिठोली। ठिठोली का अर्थ होता है मजाक या दिल लगी। अगला शब्द है अंटी। अंटी का अर्थ होता है बटुआ या जेब। अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो, यानी जो नष्ट न हो। बेशक। बेशक में बे उपसर्ग है। बेशक का अर्थ होता है निःसंदेह। तो बच्चों, हमने शब्द निधि को जान लिया है और आइए आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हमने पूरे पाठ को कितना समझा है, इसकी समझ हमें विकसित होगी। आपको स्क्रीन पे अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। आइए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, गालिब पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या होगा इसका उत्तर? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है गालिब पाठ साहित्य की सोनेट विधा है। गालिब पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? यह सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसका उत्तर भी स्क्रीन पर आ चुका है। सही उत्तर है सोनेट। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, गालिब सोनेट के कवि कौन हैं? कहने का अर्थ है कि गालिब सोनेट किसने लिखा है। आइए उत्तर देखें। उत्तर है त्रिलोचन। त्रिलोचन ने गालिब सोनेट लिखा था, जिसे अभी अभी हमने पढ़ा है। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है 20 अगस्त 1917 को। त्रिलोचन का जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है? त्रिलोचन ने जन्म कहाँ लिया? आइए देखते हैं। सही उत्तर है चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। त्रिलोचन उत्तर प्रदेश में जन्म लिए थे, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर में। आइए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? आपको स्मरण होगा, हमने परिचय में भी जाना था और पढ़ा था कि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है। क्या आपको याद आ रहा है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। आइए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, त्रिलोचन किस काव्य धारा के कवि हैं? आपको याद है, मैंने चर्चा भी किया था। चलिए देखते हैं क्या होगा सही उत्तर। सही उत्तर है प्रगतिवाद या प्रगतिशील काव्य धारा। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवाद, जिसकी स्थापना प्रगतिशील लेखक संघ से शुरुआत हुई वर्ष 1936 में। आइए अब हम सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, त्रिलोचन ने कविता लिखना कब प्रारंभ किया था? क्या आपको याद है यह सवाल? त्रिलोचन ने कविता लिखना कब प्रारंभ किया था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम वर्षों में। त्रिलोचन ने
स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम वर्षों में कविता लिखना प्रारंभ किया था? आइए अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, त्रिलोचन का पहला कविता संकलन कब प्रकाशित हुआ? याद है आपको पहला कविता संकलन कौन सा था और वह कब प्रकाशित हुआ? आइए उत्तर देखते हैं। 1945 में, और कविता संकलन का नाम है धरती। धरती इनकी पहली कविता संग्रह थी और इसका प्रकाशन सन 1945 में हुआ। आइए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, हिंदी कविता में सोनेट के पर्याय कौन माने जाते हैं? कहने का अर्थ है कि सोनेट विधा अंग्रेजी में प्रचलित थी और अंग्रेजी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध विधा है, किंतु यह हिंदी में भी आई। और हिंदी में सर्वाधिक सोनेट लिखने का कार्य किसने किया? जाहिर सी बात है, जो सोनेट सबसे अधिक लिखेंगे उन्हें ही सोनेट का पर्याय माना जाएगा। तो उसी से संबंधित 9वां प्रश्न है कि हिंदी कविता में सोनेट के पर्याय कौन माने जाते हैं? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है त्रिलोचन। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, गालिब सोनेट कहाँ संकलित है? कहने का अर्थ है कि आज जो हमने पाठ पढ़ा है गालिब सोनेट, वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो जहाँ से वह लिया गया है उस पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देते हैं। सही उत्तर है दिगंत। बिल्कुल बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो दिगंत शब्द है, दिगंत आपकी पुस्तक का भी नाम है और दिगंत एक साहित्यिक रचना भी है जिसे त्रिलोचन ने लिखा है। तो यहाँ दिगंत दोनों को द्योतित कर रहा है, किंतु हमें सही उत्तर जानना है कि गालिब सोनेट दिगंत नाम की एक पुस्तक है जिसे त्रिलोचन ने लिखा है, वहीं से संकलित किया गया है। आइए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, गालिब सोनेट में किस महान कवि के विषय में लिखा गया है? गालिब सोनेट जो है वह किस महान कवि के लिए लिखा गया है? बिल्कुल प्रश्न में ही उत्तर है। यदि आप ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही शामिल है। चलिए बिल्कुल सही, आपका उत्तर मुझे महसूस हो रहा है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है मिर्ज़ा गालिब। गालिब सोनेट में मिर्ज़ा गालिब की चर्चा की गई है, उनकी विशेषताओं को रखा गया है। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, त्रिलोचन ने हिंदी जनता का जातीय कवि किसे कहा है? चलिए देखते हैं। हिंदी जनता का जातीय कवि क्या है? सही उत्तर? सही उत्तर है मिर्ज़ा गालिब। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों, मिर्ज़ा गालिब उर्दू के महान शायर थे, उर्दू और फारसी के। किंतु प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी जनता का। कहने का अर्थ है कि गालिब केवल उर्दू फारसी तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने सभी भाषाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यही कारण है कि उर्दू फारसी में वो जितने प्रसिद्ध हुए उससे कहीं अधिक वे हिंदी जनता के कवि बने। यही कारण है कि त्रिलोचन ने गालिब को हिंदी जनता का जातीय कवि कहा है। और इसी से संबंधित यह प्रश्न भी तैयार किया गया है कि त्रिलोचन ने हिंदी जनता का जातीय कवि किसे कहा है, जिसका उत्तर है मिर्ज़ा गालिब। आइए अब हम
13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, मिर्जा गालिब को किसने अपनों से अपना कहा है? आपको याद होगा। चलिए उत्तर देखें। उत्तर है त्रिलोचन। बच्चों, जो हमने सोनेट पढ़ा है गालिब, आप याद कीजिए, उसकी पहली पंक्ति ही है, गालिब गैर नहीं हैं, अपनों से अपने हैं। अपनों से अपना, अपनों से अपना कौन हो सकता है? जो आपका सर्वाधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो, उसे ही हम अपनों से अपना कहते हैं। मिर्जा गालिब को त्रिलोचन ने गैर नहीं माना, बल्कि उन्हें अपना कहा है। न भाषा के आधार पर, न ही धर्म के आधार पर। त्रिलोचन ने मिर्जा गालिब को ना ही धर्म, ना ही भाषा, ना ही विधाओं के आधार पर अलग नहीं माना, गैर नहीं माना, बल्कि उन्हें अपनों से अपना कहा। यही कारण है कि सवाल जब प्रश्न पूछा गया है कि मिर्जा गालिब को किसने अपनों से अपना कहा, तो इसका उत्तर होगा त्रिलोचन। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न है, अक्षर में अक्षर की महिमा का साधक कवि कौन है? आपको स्मरण होगा, हमने सोनेट पढ़ा था। बच्चों, 13वां प्रश्न सोनेट के पहली पंक्ति से बना है और 14वां प्रश्न सोनेट के आखिरी पंक्ति से। आखिरी पंक्ति थी, गालिब कवि थे, अक्षर में अक्षर की महिमा जोरी। यह सवाल इन्हीं पंक्तियों से लिया गया है कि अक्षर में अक्षर की महिमा का साधक कवि कौन है। आइए उत्तर देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। सही जवाब है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने अक्षर में अक्षर की महिमा जोड़ी। कहने का अर्थ यह है कि अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण न हो, जो कभी भी नष्ट नहीं होता, अनश्वर रहता है। तो गालिब के अक्षर भी अनश्वर थे और गालिब आज प्रासंगिक हैं, इसलिए गालिब स्वयं भी अनश्वर हैं। यहीं से सवाल पूछा गया था। आइए अब हम 15वें सवाल की ओर चलते हैं। 15वां सवाल है, त्रिलोचन ने किसे गैर नहीं बल्कि अपनों से अपना माना है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है गालिब। बच्चों, स्क्रीन पर आपको 13वां प्रश्न भी दिख रहा होगा और 15वां भी। 13वां में सवाल किया गया था कि मिर्जा गालिब को किसने अपनों से अपना कहा, जिसका उत्तर था त्रिलोचन। और 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिलोचन ने किसे गैर नहीं बल्कि अपनों से अपना माना है, जिसका उत्तर है गालिब। यानी प्रश्न एक ही है, केवल उसे पूछने का तरीका अलग है। यही कारण है कि उत्तर बदल गया है। जब प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं तो कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसके उत्तर भी एक हो सकते हैं और पूछने की शैली ही बदल दी जाए। इसलिए जब भी हम प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर देते हैं तो हमें बड़े ही ध्यान से देखना चाहिए कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर किसी अन्य प्रश्नों में ही हमें मिल जाते हैं। आइए अब हम आगे के प्रश्नों को देखें। 16वां प्रश्न है, सोनेट क्या है? बच्चों, हमने सोनेट पढ़ा था और सोनेट पढ़ने के क्रम में सोनेट विधा से भी हम परिचित हुए थे। आपको स्मरण होगा। चलिए पुनः एक बार इसके उत्तर को जानते हैं। उत्तर है अंग्रेजी विधा की कविता जिसमें
14 पंक्तियां होती है। आपको स्मरण होगा, मैंने बताया था कि सोनेट अंग्रेजी विधा की एक कविता है जिसमें 14 पंक्तियां होती है। सोनेट शब्द इतालवी भाषा सोनोटो से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लिटिल सॉन्ग। शुरुआत में यह रोमांटिक कविता के लिए ही लिखी जाती थी, किंतु धीरे धीरे सोनेट सभी विषयों के लिए लिखा जाने लगा। इसलिए सोनेट प्रश्न जब पूछा गया है तो आपको ध्यान में होगा कि इसका उत्तर जब हमें देना है कि सोनेट क्या है, 2 पंक्तियों में हम इसके उत्तर को दे सकते हैं कि अंग्रेजी विधा की कविता है जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं। आइए अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, हिंदी के कवि नागार्जुन एवं त्रिलोचन में किस प्रकार की समानता है? बच्चों, यह सवाल क्यों रखा गया है? आपको ध्यान में होगा, हमने पिछली कक्षाओं में नागार्जुन को पढ़ा था। कविता का नाम था बहुत दिनों के बाद, और वहाँ भी नागार्जुन और त्रिलोचन की चर्चा की गई थी। यानी ठीक इससे पहले का पाठ नागार्जुन का था और बाद का पाठ त्रिलोचन का, तो उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है दोनों की प्रवृत्ति घुमक्कड़। चूँकि नागार्जुन और त्रिलोचन दोनों ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, इसलिए दोनों की समानता की जब भी चर्चा होती है और उनकी प्रवृत्ति की चर्चा होती है तो घुमक्कड़ उनकी प्रवृत्ति के विषय में पूरा साहित्य जगत जानता है। चलिए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था? आइए उत्तर देखते हैं। अभी अभी हमने मिर्जा गालिब के परिचय को जाना था। उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर है मिर्जा असदुल्ला बेग खान। मिर्जा गालिब का पूरा नाम है मिर्जा असदुल्लाह बेग खान। आइए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस भाषा के शायर थे? निश्चित ही आपको उत्तर पता होगा। चलिए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है उर्दू और फारसी। उर्दू और फारसी के महान शायर थे मिर्जा गालिब। आइए अब हम 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मिर्जा गालिब किसके दरबार के शायर थे? हमने इनके जीवन परिचय को पढ़ने के क्रम में जाना था कि मिर्जा गालिब किसके दरबारी कवि थे। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबारी कवि थे। आइए अब हम 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 21वां प्रश्न है, गालिब का अर्थ क्या है? बच्चों, प्रश्न में 2 बार क्या शब्द लिखा गया है, आप इसे सही पढ़ेंगे। यहाँ एक त्रुटि है लिखावट में। चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। उत्तर है शक्तिशाली, जबरदस्त या विजेता। गालिब अपने नाम के अनुकूल सही साबित होते हैं। गालिब शक्तिशाली लेखनी उनकी रही, जबरदस्त शायर भी रहे, और संसार में यदि शायरों में सबसे ऊपर स्थान किसी का है, विजेता का स्थान है, तो निश्चित तौर पर गालिब का है। आइए अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अंटी का क्या अर्थ है? चलिए अंटी के अर्थ को जानते हैं। अंटी का अर्थ होता है बटुआ या जेब। आइए अब हम 23वें प्रश्न को जानते हैं।
23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 23वां प्रश्न है, अक्षर का क्या अर्थ है। यहाँ अक्षर के अर्थ को पूछा जा रहा है कि अक्षर का अर्थ क्या होता है। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है जिसका क्षरण न हो, जो नष्ट न हो, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसे अक्षर कहते हैं। चलिए अब हम 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, अंटी में दाम का न होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपने सोनेट पढ़ा था, सोनेट में पंक्ति भी आई थी कि गालिब के अंटी में दाम नहीं था। तो अंटी में दाम न होने मुहावरा है, और अंटी में दाम न होना का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। इसका अर्थ है अमीर न होना अथवा रुपए पैसे का न होना। हमने पढ़ा भी था, जाना भी था कि गालिब ने सुख के दिनों को देखा, तो एक समय ऐसा भी आया कि वे दुर्दिनों से घिरे रहे। उस समय उनके अंटी में दाम नहीं था, यानी वे अमीर नहीं थे, उनके पास रुपए पैसे की कमी हो गई थी। प्रश्न वहीं से बना है। आइए अब हम 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न भी है। प्रश्न है, अपनों से अपना मुहावरे का अर्थ क्या है। बच्चों, पूरे 25 प्रश्न जो बने हैं उनमें अपनों से अपना से संबंधित 3 प्रश्न आए हैं। आपने ध्यान दिया होगा, और ये पहली ही पंक्ति है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अपनों से अपना एक मुहावरा है जिसका हमें अर्थ बताना है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर है अधिक प्रिय होना अथवा अपनापन होना। तो बच्चों, हमने कुल 25 प्रश्नोत्तर किए और अपनी समझ को और विकसित किया। आशा है अब आप सोनेट, गालिब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके विषय में हमने अपनी समझ विकसित कर ली है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम पुनः एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।